ये कैसा वक्त है, अच्छा है बुरा है, कैसा वक्त है, कैसी कंफ्यूजन है। दोस्तों गुजर जाएगा ये वक्त, गुजर जाएगा ये वक्त, थोड़ा सब्र रखें। जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। ये हमारी लाइफ वेव की तरह है, कभी इसका फेज पॉजिटिव है तो कभी नेगेटिव है, लेकिन हमें डटे रहना है पूरी हिम्मत के साथ, पूरे हौसले हमें कायम रखने हैं, तभी हम लंबी छलांग लगा पाएंगे, मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए जोश मेंटेन होना चाहिए, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मेंटेन होना चाहिए। आज भी आपके पास उतना वक्त है, उतना टाइम आपके पास है, आप अपने हालात को बदल सकते हैं। इसके लिए मेहनत करनी होगी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ। आपको लगे रहना होगा, डटे रहना होगा, उस फाइनल गोल को देखना होगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पाना होगा। उसके लिए जितने भी एफर्ट्स आप लगा सकते हैं, इतने एफर्ट्स आपको अब लगाने चाहिए, अब नहीं तो कभी नहीं। ऐसी अगर आपके अंदर जील है सीखने की, आपके अंदर चाहत है, तो मुझे लगता है आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने इस लेक्चर का काफ़ी इंतज़ार भी किया होगा। मैंने भी काफ़ी इंतज़ार किया। देखिए कई बार सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, हमें देखिए एफर्ट्स लगाने होते हैं। हमारा काम, हमारा धर्म एफर्ट्स लगाने का है। तो टेक्निकल एरर रहा जिसकी वजह से हम लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाए। हम लगे रहे इसको रिजोल्व करने में और फाइनली इसको रिजोल्व कर पाए। तो आज की हमारी इस मुलाकात में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें आगे चलना है, आगे बढ़ना है। देखिए वैसे तो ऐसा कभी आगे होगा नहीं, अगर आगे कभी हुआ, खुदा ना खास्ता कभी आगे ऐसी सिचुएशन फिर से आई तो क्या किया जाएगा, इसके लिए आपको पहले ही अवेयर कर दिया जाए। जैसे अभी एक लेक्चर हमारा मिस हुआ, जो भी डिसकंटिन्यूटी रही, इसको देखिए ठीक करने के लिए हम एक दिन में 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड करने के लिए भी रेडी हैं। तो जल्द ही 1 या 2 दिन में आपको एक्स्ट्रा क्लास भी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आपको ऐसा ना फील हो कि हम पीछे चले गए हैं। जी हाँ, हमें 45 डेज में कंप्लीट 11th एंड कंप्लीट 12th को यहाँ कवर करना है। तो इसके लिए एफर्ट्स आपको भी डालने होंगे। हमारे हौसले आज भी उतने ही बुलंद हैं जितने पहले थे, तो आपके भी हौसले बुलंद होने चाहिए। लंबी छलांग लगानी है तो एनर्जी तो मेंटेन रखनी होगी। दोस्तों आप मुझे जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं, ये आपका लेक्चर नंबर 1 है, तो जान लीजिए। माय नेम इज अमित कुमार। काफी सारे सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक्स को गाइड करने के बाद अब बारी आपकी है। इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपको जेई एडवांस्ड लेवल तक गाइड किया जाएगा। सबसे पहले हमें जेई मेंस को टारगेट मानते हुए अपने अगले अटेम्प्ट में बेहतरीन परफॉर्म करना है। उसके बाद जेई एडवांस्ड की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपके सामने है, ताकि आपको हमारी तरफ से पूरी इंफॉर्मेशन टाइम पर मिलते रहे और लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिल पाए। अगर आप प्लस आइकॉनिक ज्वाइन करना चाहते हैं और ज़्यादा बेनिफिट्स के लिए, तो इसकी पूरी जानकारी आपके सामने है। प्लस की जानकारी देखिए आपके सामने, इसके बाद आइकॉनिक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सामने है। देखिए आज की इस बेहतरीन सेशन को यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से स्टार्ट किया जाएगा। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? सीबीएसई बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा होगा? काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। देखिए ये होगा रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान से देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा, यहां से देखिए हमने स्टार्ट किया, लिथियम से स्टार्ट किया और हमने बात की फ्लोरीन तक। हमने लिथियम से स्टार्ट किया और हमने बात की फ्लोरीन तक। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको याद नहीं रखनी है। देख लीजिए कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा। इस प्रकार से देखिए इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी, यानी रिडक्शन पोटेंशियल का आपको ऑर्डर मिल रहा होगा। लिथियम प्लस की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे कम होगी। देखिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हुआ
तो इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे कम होगी। देखिए ये वैल्यू -3.05 है। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात की जाए, इन नेगेटिव वैल्यूज में सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड इसका है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी सबसे कम है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो, देखिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू फ्लोरीन के केस में, एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। जी हाँ, देखिए फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो इस केस में ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। ऐसा फिनोमिना स्पॉन्टेनियस होगा, क्या होगा, ये होगा स्पॉन्टेनियस। आई होप इसको आपने नोट किया होगा, ये होगा स्पॉन्टेनियस। और ये देखिए -3.05 है, नेगेटिव वैल्यू है, ये स्पॉन्टेनिटी को फेवर नहीं करता है, ये होगा जनरली नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन बैटरी कनेक्ट की जाए, उस केस में आप प्रोसेस को प्रोसीड करवा सकते हैं, यानी लिथियम प्लस को इलेक्ट्रॉन खिला सकते हैं अगर बैटरी कनेक्ट की जाए। जी हाँ, ऐसा इलेक्ट्रोलिसिस में होता है। ऐसा कहाँ होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसा होता है। लेकिन ऐसे ही दो सब्सटेंसेस को रिएक्ट किया जाए और वहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी यहां देखिए इस प्रकार से नीचे मूव करने पर इंक्रीज होते हुए हमें मिलती है। जी हाँ, ये वैल्यूज इंक्रीज होती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। इस प्रकार से ई नोट रिडक्शन इंक्रीजेस, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस होने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। जी हाँ, ये टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो दूसरा सब्सटेंस इसके साथ में ऑक्सीडाइज होगा, उसकी टेंडेंसी इंक्रीज होगी। अगर इनकी रिडक्शन की टेंडेंसी इस प्रकार से नीचे मूव करने पर इंक्रीज होगी, इसके साथ में जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा उसकी टेंडेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आई होप ये आपने नोट किया होगा। इस प्रकार से डेल्टा जी नोट से आप स्पॉन्टेनिटी पर कमेंट कर सकते हैं, जो कि -NF ई नोट है। तो देखिए ये ई नोट पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी नोट नेगेटिव, और ये फेवर करता है स्पॉन्टेनिटी को। नेगेटिव वैल्यू स्पॉन्टेनिटी को फेवर करती है। आई होप ये आपने नोट किया होगा। नेगेटिव वैल्यू किसको फेवर करती है, स्पॉन्टेनिटी को फेवर करती है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमें फैराडेज लॉ की बात करनी है। अब यहां क्वेश्चन अराइज होता है फैराडेज लॉ की क्यों बात करनी है। अगर हमें यहां पर क्वांटिटेटिवली इलेक्ट्रोलिसिस को अंडरस्टैंड करना है तो मेरे प्यारे दोस्तों फैराडेज लॉ से ही अंडरस्टैंड किया जाएगा। अगर क्वांटिटी की टर्म्स में बात करनी है तो फैराडेज लॉ से इसको हमें अंडरस्टैंड करना होगा। आखिरकार ये फैराडेज लॉ क्या है, चलिए इसकी बात की जाए। द मास डिपॉजिटेड, रिलीज्ड, प्रोड्यूस्ड of any substance during electrolysis is proportional to amount of charge passed into electrolyte। ध्यान से देखिए, जो अमाउंट डिपॉजिट होगा, प्रोड्यूस होगा, रिलीज होगा सब्सटेंस का, ये किस बात पर डिपेंड करता है। ये देखिए कितना अमाउंट आपने इलेक्ट्रिसिटी का पास किया है, चार्ज का आपने पास किया है। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से इसको मैथमेटिकली भी इंडिकेट किया जा सकता है। इसको दोस्तों मैथमेटिकली इस प्रकार से इंडिकेट किया जा सकता है। W जो मास डिस्चार्ज होगा, डिपॉजिट होगा, रिलीज होगा, प्रोड्यूस होगा, ये मास दोस्तों डायरेक्टली रिलेटेड है क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड। W इज डायरेक्टली रिलेटेड टू Q। तो देखिए इस प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक करने पर हमें यहां पर इंट्रोड्यूस करना होगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज Z। इसको कैपिटल Z से इंडिकेट किया जाता है।
इस प्रकार से देखिए, ये स्टेटमेंट फैराडे ने दी और ये पहली स्टेटमेंट थी इसलिए इसका नाम फैराडेज फर्स्ट लॉ रखा। क्या रखा? दिस इज फैराडेज फर्स्ट लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब ये Z क्या है? वैसे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। जी हां, इस प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक करते हुए हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां पर इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इसका नाम भी है, ये तो जानते ही हैं, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसका नाम भी है। क्या नाम है? देखिए, ध्यान से देखिए, Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन आता है, डिफाइन कीजिए इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को, डिफाइन कीजिए। क्या आप डिफाइन कर सकते हैं? जी हां, आप आसानी के साथ डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान से देखना, मैथमेटिकल फॉर्म को ध्यान से देखिए। अगर आपने मैथमेटिकल फॉर्म को ध्यान से देखा है तो इसको ऐसे भी इंडिकेट किया जा सकता है, W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। याद आया आपको कुछ? जी हां, फिजिक्स में करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऐसा चैप्टर आपने अंडरस्टैंड किया होगा, और इसमें देखिए आपने करंट को इस प्रकार से डिफाइन किया होगा, I इज इक्वल टू Q बाई T। तो देखिए Q क्या होगा? I इंटू T। मैंने क्या किया, इस Q की बजाय मैंने यहां पर पुट किया I इंटू T। टाइम यहां सेकंड में होना चाहिए, टाइम यहां सेकंड में होना चाहिए। अगर ये सेकंड में है और ये कूलम में है, तब देखिए करंट आपको एम्पियर में मिलता है। ये आप जानते होंगे, करंट आपको एम्पियर में मिलता है। अब देखिए, डिफाइन करना हो इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को, डिफाइन करना हो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन किया जाएगा? लिखिए, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे डिफाइन किया जाएगा? ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करना हो इस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा। इट इज डिफाइंड एज mass produced, released or discharged by passing 1 coulomb charge, by passing 1 coulomb charge or 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड। जी हां, ये 1 एम्पियर होगा 1 सेकेंड के लिए, तो चार्ज कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चाहे इसको 1 पुट किया जाए और इसको भी 1 पुट किया जाए, उस केस में चार्ज आपको 1 कूलम मिल जाएगा। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इट इज डिफाइंड एज मास प्रोड्यूस्ड, रिलीज्ड, डिस्चार्ज्ड बाय पासिंग 1 कूलम चार्ज थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्या किया हमने W इज इक्वल टू Z इंटू Q, इसको अंडरस्टैंड किया। ज्यादा अगर हम चार्ज पास करते हैं, तो ज्यादा अमाउंट रिलीज होगा, प्रोड्यूस होगा, डिस्चार्ज होगा। जी हां, तो यहां पर हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया। अब इसको डिफाइन करना है, तो देखिए, इसको मैंने 1 कूलम पुट किया दोस्तों, इसको मैंने 1 कूलम पुट किया। जैसे ही इसको 1 कूलम पुट किया गया, वैसे ही W किसके इक्वल आ गया? Z के इक्वल आ गया। यानी 1 कूलम चार्ज के कोरस्पोंडिंग जो मास प्रोड्यूस हुआ है, रिलीज हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है, यह मास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा।
तो आपको डेफिनेशन अंडरस्टैंड हुई। अगर आपको डेफिनेशन अंडरस्टैंड हो चुकी है तो इसके बाद देखिए, इसके बाद ध्यान से देखिए, इसके बाद इस z का एक बेहतरीन रिजल्ट हमें यहां पर पेश करना है। मैथमेटिकल रिजल्ट z का क्या होगा, हमारे पास इस प्रकार से An प्लस इलेक्ट्रोलाइट से इस टाइप का आयन है An प्लस। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स खाने के बाद, कितने इलेक्ट्रॉन्स खाने के बाद ये कैपिटल A फॉर्म करता है, 1 An प्लस, n इलेक्ट्रॉन्स खाने के बाद फॉर्म करता है कैपिटल A। ये बात अगर आपको अंडरस्टैंड हुई है तो मैं आगे चलूंगा। अगर आपको ये बात अंडरस्टैंड नहीं हुई है तो सोचिए इसके बारे में, उसके बाद देखिए कमेंट किया जाएगा। उम्मीद है आप सबको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। 1 An प्लस n इलेक्ट्रॉन्स खाने के बाद माइनस n चार्ज खाने के बाद देखिए क्या फॉर्म करता है, A फॉर्म करता है। माइनस n चार्ज खाने के बाद इसने क्या फॉर्म किया, A फॉर्म किया। तो देखिए अगर आप स्टोइकियोमेट्री को अंडरस्टैंड करते हैं, कोफिशिएंट्स के मीनिंग को जानते हैं, तो देखिए यहां 1 है, यहां देखिए n है, ये 1 मोल है तो इसके n मोल्स है, ये 1 मोल है तो इसके n मोल्स है। और 1 मोल का दोस्तों मास कौन सा मास होता है, याद है आपको 1 मोल का मास, मोलर मास, 1 मोल का मास क्या है, मोलर मास। ये मोलर मास कैपिटल M है। बाय डेफिनेशन हमने बात की मास ऑफ 1 मोल, दिस इज मोलर मास कैपिटल M ग्राम। और देखिए n मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, क्या जानते हैं आप, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा, क्या आप ये जानते हैं, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को 1 फैराडे बोला जाता है। कितना बोला जाता है, 1 फैराडे। आखिरकार ये 1 फैराडे, आखिरकार ये 1 फैराडे कितने कूलम के इक्वल होगा, आखिरकार ये 1 फैराडे कितने कूलम के इक्वल होगा, ये हमें जानना है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए 1 फैराडे कितने कूलम के इक्वल होगा ये जानना है। तो ऐसे इस पॉइंट को हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन कूलम इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऐसा आप सब जानते होंगे। इसके बाद देखिए चार्ज ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है तो 1 मोल तो इसके इक्वल है, 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा दोस्तों, इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कूलम। यूनिटरी मेथड है। एक बनाना 5 रुपीज का आएगा तो 10 बनानास कितने के आएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो देखिए इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा, इस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। इस मायावी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मल्टीप्लीकेशन हमें अप्रोक्सीमेटली ये मिलती है -96500 कूलम, ये मिलती है। यानी यहां से हमने ये कंक्लूड किया, अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात की जाए, अगर साइन को कंसिडर ना किया जाए, इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नेगेटिव चार्ज होगा। अगर ये बात हम जानते हैं तो इस नेगेटिव चार्ज को यहां से देखिए रिमूव करते हुए मैग्नीट्यूड के साथ अगर बात की जाए तो 1 फैराडे जो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1 फैराडे ये कितने कूलम के इक्वल है। इस प्रकार से बेहतरीन कैलकुलेशन के बाद 1 फैराडे हमें मिलता है 96500 कूलम के इक्वल। 1 फैराडे इतने कूलम के इक्वल मिलता है। तो देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे है, तो यहां देखिए n मोल्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितने फैराडे होगा, 1 मोल का चार्ज 1 फैराडे है, n मोल्स का चार्ज कितने फैराडे होगा दोस्तों, ये होगा n फैराडे होगा। आई होप आपने नोट किया होगा, ये होगा
एन फेराडे, इसको कैपिटल एफ से भी इंडिकेट किया जा सकता है। जी हाँ, इसको इंडिकेट किया जा सकता है कैपिटल एफ से, इस प्रकार से इंडिकेट किया जा सकता है। एक बार फिर से देखिए, स्टोइक्योमेट्री की दुनिया में ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से, ये 1 ये n, इसका 1 मोल तो इसके n मोल्स। देखिए 1 मोल का मास मोलर मास ऑफ ए, ये क्या है? मोलर मास ऑफ ए। और यहां देखिए n मोल्स का चार्ज कितना होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फेराडे है, तो यहां देखिए n मोल्स का चार्ज कितना होगा? n फेराडे होगा। ये मैंने क्या ट्राई किया है, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यहां पर चार्ज एंड मास के बीच एक बेहतरीन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहता हूं, ताकि 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 ध्यान से देखिए, आसानी के साथ फेराडेज फर्स्ट लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है इस पर कमेंट किया जाए। और फेराडेज सेकंड लॉ का बेस यही है, इसको अंडरस्टैंड करने के बाद आप फेराडेज सेकंड लॉ को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए कैसे, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। m ग्राम की कोरेस्पोंडिंग n फेराडे, अगर इसको कूलम में कन्वर्ट किया जाए तो एक बेहतरीन अंदाज में कूलम में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। 1 फेराडे इतने कूलम के इक्वल है, तो देखिए यहां से n फेराडे कितने कूलम के इक्वल है? n इंटू 96500, n इंटू 96500 कूलम। इस प्रकार से n फेराडे इतने कूलम के इक्वल है। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया। तो ध्यान से देखिए, इस प्रकार से हमने ये भी अंडरस्टैंड कर लिया है। एक बार फिर से देखिए, ये 1 मोल तो ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, तो 1 मोल कैपिटल ए प्रोड्यूस होगा इसके 1 मोल से। और 1 मोल का मास कितना होता है? ये होता है मोलर मास, दिस इज मोलर मास। 1 मोल अगर इसकी क्वांटिटी फॉर्म होगी, यहां देखिए कोफिशिएंट 1 है, इसके 1 मोल से 1 मोल, तो कैपिटल ए एन प्लस ने एन इलेक्ट्रॉन्स को, 1 कैपिटल ए एन प्लस ने एन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और फॉर्म किया 1 कैपिटल ए। इसके 1 मोल ने एन मोल्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और देखिए 1 मोल फॉर्म किया। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। जितना देखिए इसका मास रिएक्ट होगा उतना ही इसका मास फॉर्म होगा। आई होप ये पॉइंट आपने अंडरस्टैंड किया होगा। जितने इसके मोल रिएक्ट होंगे उतने ही इसके मोल फॉर्म होंगे। तो देखिए 1 मोल अगर हमने यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग मान लिया है ये रिएक्ट होगा, और इसका मोलर मास इस पर्टिकुलर केस में हम मान लेंगे कि यहां पर रिएक्ट हुआ है। इसका जितना मोलर मास होता है उतना मास अगर इसका रिएक्ट हुआ है तो जितना इसका मोलर मास है उतना मास इसका फॉर्म होगा। जी हाँ, एक एक मोल के कोरस्पॉन्डिंग हमने कैलकुलेशन की है, तो जितना मास 1 मोल का इसका होगा मोलर मास, उतना ही तो मास इसका होगा। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने से गेन करने से मास चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। तो देखिए 1 मोल का मास, कितना मास रिएक्ट हुआ? जितना इसका मोलर मास है इतना मास रिएक्ट हुआ, तो इसका 1 मोल का मास फॉर्म होगा, जितना इसका मोलर मास है वही फॉर्म होगा। जी हाँ, कैपिटल m ग्राम फॉर्म होगा। तो देखिए कितने चार्ज से, कितने कूलम चार्ज से कितने ग्राम मास फॉर्म हुआ? कितने कूलम चार्ज से दोस्तों कितने ग्राम मास फॉर्म हुआ, ये हमें कमेंट करना है। देखिए यहां हमें बात करनी चार्ज की, यहां चार्ज की बात करनी है, और यहां बात करनी मास फॉर्म्ड की। मास फॉर्म्ड, कितना मास फॉर्म हुआ? देखिए चार्ज कूलम में पास किया गया n इंटू 96500 कूलम, और देखिए ध्यान से देखिए मास फॉर्म्ड कैपिटल M ग्राम विच इज मोलर मास। मोलर मास स्टोइक्योमेट्री की दुनिया में हमने ये अंडरस्टैंड किया कोफिशिएंट से रिलेट किया जा सकता है। किस प्रकार से रिलेट किया जा सकता है? 1 मोल n मोल्स 1 मोल, 1 मोल का मास मोलर मास, n मोल्स का चार्ज कितना होगा ये हम देख चुके हैं। इस प्रकार से यूनिटरी मेथड से हम देख चुके हैं n फेराडे। n फेराडे को इस प्रकार से कूलम में कन्वर्ट किया जा सकता है। इतने कूलम चार्ज की कोरस्पोंडिंग देखिए इसका कितना मास प्रोड्यूस होगा? 1 मोल का मास, मोलर मास प्रोड्यूस होगा
तो चलिए आगे चलते हैं। 1 कूलम चार्ज के कोरस्पोंडिंग दोस्तों, 1 कूलम चार्ज के कोरस्पोंडिंग कितना मास फॉर्म होगा? m/n इंटू 96500 ग्राम, इतना मास फॉर्म होगा। तो यहां से देखिए हमने ये अंडरस्टैंड किया, यहां से हमने ये अंडरस्टैंड किया मोलर मास बाय n, ये क्वांटिटी मिलती है। हर बार इस प्रकार की कैलकुलेशन के दौरान हमें देखिए क्वांटिटी मिलती है मोलर मास बाय n। n क्या है? n इज वैलेंसी, वैलेंसी। m क्या है? m इज मोलर मास। देखिए इस फैक्टर को, इस वैलेंसी को n फैक्टर भी बोला जाता है। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। m/n मोलर मास बाय n फैक्टर और वैलेंसी, ये होता है इक्विवेलेंट मास। क्या होता है? इक्विवेलेंट मास। यहां देखिए m/n को मैंने रिप्लेस किया कैपिटल E से, कैपिटल E बाय 96500, ये हमें यहां से मिलता है। अब ये कैपिटल E क्या है? कैपिटल E इज इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बस केवल इतना बताना चाहता हूं, इस चैप्टर में मोलर मास बाय चार्ज या फिर मोलर मास बाय वैलेंसी, इसको आप याद रखिए, ये है इक्विवेलेंट मास। क्या है? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास की ज्यादा डिटेल आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में बताई जाएगी। एक सेपरेट सेशन इक्विवेलेंट मास पर जरूर लिया जाएगा, लेकिन ये जेईई एडवांस से पहले लिया जाएगा। जेईई मेंस के लिए इक्विवेलेंट मास की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, केवल आप फॉर्मूला से ही अपना काम चला सकते हैं, आपका काम बन जाएगा। जी हाँ, फॉर्मूलाज को आप याद रखिए, किस मैथमेटिकल फॉर्म से हमें क्या मीनिंग अंडरस्टैंड होता है, ये आप याद रखिए, इससे आपका काम बन जाएगा। जेईई एडवांस्ड के लिए जो स्पेशल लेक्चर्स होंगे वहां पर दोस्तों इक्विवेलेंट मास पर चर्चा होगी, कमेंट किया जाएगा, काफी सारी और प्यारी प्यारी बातें, इंपॉर्टेंट बातें इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड हम जान पाएंगे। लेकिन ये सारा काम बाद का काम है। तो ये आपने अंडरस्टैंड किया, इक्विवेलेंट मास E इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर और वैलेंसी। चलिए आपने इसको नोट कर लिया है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद इसे जनरलाइज करना है। कैसे जनरलाइज करना है? देखिए डेफिनेशन देखिए, मुझे तो कुछ याद आया है, इसको याद कर लिया आपने। और यहां देखिए 1 कूलम चार्ज के कोरस्पोंडिंग जो वेट डिस्चार्ज होगा, देखिए मुझे तो कुछ याद आया है। क्या याद आया है? मुझे तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन याद आई है। हम ये जानते हैं W इज इक्वल टू Z इंटू Q। इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम देन वेट फॉर्म्ड इज इक्वल टू Z। तो ध्यान से देखिए, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम then weight formed is E by 96500, then weight formed released or produced is E by 96500, hence Z is equal to E by weight formed, Z के इक्वल है, hence Z is equal to E by 96500। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसे हम अप्लाई करने वाले हैं और अंडरस्टैंड करने वाले हैं फैराडेज सेकंड लॉ को। जी हां, इसे अंडरस्टैंड करना है। Z क्या है? ये है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। देखिए इसे इक्विवेलेंट क्यों बोलते हैं? यहां देखिए इन्वॉल्व है इक्विवेलेंट मास, इसलिए इसका नाम ऐसा है। और इसको मैथमेटिकली किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, ये पूरी कहानी आपके सामने है दोस्तों। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो दोस्तों हमें वेट नहीं करना है, किसी का भी इंतजार नहीं करना है, हमें यूं ही आगे बढ़ते रहना है। तो फर्स्ट लॉ के बाद दोस्तों सेकंड लॉ आपके सामने है। देखिए
फैराडेज सेकंड लॉ क्या है? व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए, फर्स्ट लॉ आपने अंडरस्टैंड किया, सेकंड लॉ को अंडरस्टैंड आप कर पाएंगे। जिस अंदाज में मैंने आपको फैराडेज लॉ सिखाया उसी अंदाज में अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। और जो डर आपके दिमाग में, आपके दिल में पैदा हो चुका है कि फैराडेज लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल सम से सोल्व नहीं होते हैं, इस डर को मैं निकाल कर ही छोड़ूंगा। जी हाँ, इसकी हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, सेकंड लॉ क्या है? व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, ध्यान से देखिए, थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड at electrodes are directly proportional to chemical equivalents और equivalent weights। देखिए, अगर दो या दो से ज्यादा सेल सीरीज में कनेक्टेड हो, ऐसे केस में सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास होगा, बिल्कुल पास होगा। ऐसे केस में अगर फर्स्ट लॉ अप्लाई किया जाए, अप्लाई फर्स्ट लॉ, ध्यान से देखिए, फर्स्ट लॉ ऑन सेल 1, सेल 1 पर फर्स्ट लॉ अप्लाई किया जाए, क्या मिलता है? ध्यान से देखिए, W1 इज इक्वल टू Z1 इंटू Q, चार्ज इज सेम। ऐसे ही दोस्तों हमें क्या करना है? फैराडेज लॉ को अप्लाई करना है, फैराडेज लॉ को अप्लाई करना है, सेल 2 पर अप्लाई करना है। अप्लाई फैराडेज सेकंड लॉ, अप्लाई फैराडेज सेकंड लॉ ऑन सेल 2, सेल 2 पर अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहां से क्या मिलता है? देखिए, W2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Q। जी हां, चार्ज हमने सेम पास किया। Z1 Z2 क्या है? देखिए, Z1 क्या है? Z1 इज E1 बाय 96500, Z2 is E2 by 96500। मैथमेटिकल फॉर्म हम जानते हैं, Z इज इक्वल टू E बाय 96500, सेल 1 है तो E1 बाय 96500, सेल 2 है तो E2 बाय 96500। तो ध्यान से देखिए, इस प्रकार से हमने 2 मैथमेटिकल फॉर्म्स को इंडिकेट किया सेल 1 सेल 2 के लिए, जब हमने सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज को पास किया। तो देखिए, इस प्रकार से W1 W2 एक्सप्रेस किए जा सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स की फॉर्म में, और यहां पर देखिए इक्विवेलेंट मास की फॉर्म में। जी हां, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z1 Z2 है और इक्विवेलेंट मासेस E1 E2 है। दोनों की टर्म्स में हम आसानी के साथ इस प्रकार से इनके मास, प्रोड्यूस्ड, डिस्चार्ज, डिपॉजिटेड, रिलीज्ड को इस बेहतरीन अंदाज में इंडिकेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना होगा? इसके बाद हमें 1 डिवाइडेड बाय 2 करना होगा। 1 डिवाइडेड बाय 2 से क्या मिलता है? 1 डिवाइडेड बाय 2 से हमें फैराडेज सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म मिलती है, जिससे हम काफी सारे प्यारे प्यारे अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, 1 क्या है? W1 इज इक्वल टू Z1 इंटू Q, ये 1 है, डिवाइडेड बाय 2, देखिए डिवाइडेड बाय 2, W2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Q, ये 2 है। इस प्रकार से रेशियो लेने पर हमें क्या मिलता है? W1 बाय W2, W1 बाय W2, सेम चार्ज पास किया, जो मासेस प्रोड्यूस्ड हैं, डिस्चार्ज हैं, डिपॉजिटेड हैं, इनका रेशियो देखिए क्या होगा? ये होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के रेशियो के इक्वल। अगर यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स को Z1 Z2 को इक्विवेलेंट मास बाय 96500 ये पुट किया जाए, यानी यहां पुट किया जाए E1 बाय 96500, यहां देखिए अगर ये पुट किया जाए E2 बाय 96500, तो हमें मैथमेटिकल फॉर्म क्या मिलती है? ये मिलती है W1 बाय W2 इज इक्वल टू Z1 बाय Z2। एक मैथमेटिकल फॉर्म हमें ये मिलती है, दूसरी मैथमेटिकल फॉर्म हमें ये मिलती है W1 बाय W2
इज इक्वल टू E1 बाई E2। देखिए 96500 से 96500 कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखिए W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2। दूसरी मैथमेटिकल फॉर्म हमें ये मिलती है। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के रेशियो की फॉर्म में, इनके इक्विवेलेंट मासेस के रेशियो की फॉर्म में। आई होप आपने याद किया होगा। इस प्रकार से वे डिपॉजिटेड, डिस्चार्ज्ड, प्रोड्यूस्ड, इनका जो रेशियो होगा W1 बाय W2 जो होगा ये किसके इक्वल होगा? ये देखिए इस प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के रेशियो के इक्वल होगा या फिर इक्विवेलेंट मासेस के रेशियो के इक्वल होगा। आप कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए Z1 Z2 को इस प्रकार से इक्विवेलेंट मासेस की टर्म्स में पुट करने के बाद हमें ये रेशियो मिल जाएगा। आई होप आपने इन दोनों को ही याद कर लिया होगा। अगर आप इन दोनों मैथमेटिकल फॉर्म्स को याद कर चुके हैं तो चलिए इसके बाद हमें यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को याद करना होगा। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के केस में याद करनी होगी। टर्म नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ, यहां देखिए V इज इक्वल टू IR। इसमें I क्या है? I करंट है, R रेजिस्टेंस है। R क्या है? रेजिस्टेंस है। V पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ध्यान से देखिए I इज इक्वल टू Q बाय T। Q इज चार्ज, T इज टाइम। ये सेकंड में हुआ और ये कूलम में हुआ। तो देखिए जो करंट होगा, करंट I, ये हमें एम्पियर में मिलता है। कूलम पर टाइम पर सेकंड, ये क्या होगा? कूलम पर सेकंड एम्पियर होगा। इस प्रकार से करंट हमें एम्पियर यूनिट में मिलता है। इसको आपने नोट किया, वेरी गुड। थर्ड देखिए क्या है? रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A। देखिए रेजिस्टेंस R डायरेक्टली रिलेटेड है L बाय A के साथ। तो यहां पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये रो है। रो इज रेजिस्टिविटी, दिस इज रेजिस्टिविटी। ये क्या है? ये देखिए रो रेजिस्टिविटी है। फिजिक्स में भी आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। ये है रेजिस्टिविटी। L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर की लेंथ है। एंड इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। आई होप आपने इसको भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, L लेंथ ऑफ कंडक्टर है, रो यहां पर रेजिस्टिविटी है। आप जानते हैं रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होगा। इसको भी नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 4, K इज इक्वल टू, इसको देखिए K और कप्पा से डिनोट किया जाता है। K इज इक्वल टू 1 बाय रो। फिजिक्स में इसको सिग्मा से भी डोनेट करते हैं। जी हाँ, फिजिक्स में रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। यानी ये है कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी है। जैसा कि आप जानते हैं रेजिस्टेंस R की जो यूनिट है, रेजिस्टेंस R की यूनिट है ओम। क्या है? रेजिस्टेंस R की यूनिट ओम है। इसको ओम यूनिट के साथ इंडिकेट किया जाता है। आई होप इसके बारे में आपने सुना होगा। इसके बाद देखिए इस प्रकार से अगर रेजिस्टिविटी की यूनिट पर कमेंट करना हो, जो कि देखिए क्या है, ये है 1 बाय कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी की यूनिट पर कमेंट करना है जो कि 1 बाय रेजिस्टिविटी, तो हमें यूनिट पर यहां से कमेंट करना होगा। कैसे कमेंट करना होगा? सबसे पहले हम रेजिस्टिविटी की यूनिट पर कमेंट करेंगे, उसके बाद कंडक्टिविटी की यूनिट पर कमेंट किया जाएगा। ध्यान से देखिए रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? इस प्रकार से रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है। यहां देखिए एरिया मान लेंगे मीटर स्क्वायर के साथ इंडिकेट किया है। यहां देखिए लेंथ अगर मीटर में इंडिकेट की है तो इस प्रकार से आपको यहां पर रेजिस्टिविटी की यूनिट मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है?
ओम मीटर, ओम मीटर ये होगी यूनिट ऑफ रो रजिस्टिविटी। आई होप इसको आपने किया होगा अंडरस्टैंड। या फिर ओम सेंटीमीटर, अगर लेंथ सेंटीमीटर में इंडिकेट की है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में इंडिकेट किया है, उस केस में ओम सेंटीमीटर यूनिट भी हो सकती है। जी हां, बिल्कुल हो सकती है, ओम सेंटीमीटर। अब देखिए, इसका रेसिप्रोकल किया तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? इसका रेसिप्रोकल किया तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? ध्यान से देखिए, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ के, ये होगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये यूनिट होगी। और ओम इनवर्स को साइमन से भी इंडिकेट किया जा सकता है, SIEMEN। ये देखिए, कैपिटल S से इंडिकेट किया जा सकता है इस प्रकार से, ओम इनवर्स को इस प्रकार से साइमन से भी इंडिकेट किया जा सकता है, SIEMEN, साइमन से इंडिकेट कर सकते हैं। या फिर ये ओम है, OHM, ये देखिए ये ओम है, OHM। इनवर्स है तो इसको MHO से भी इंडिकेट किया जा सकता है, MHO। यानी या इसको आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हो, साइमन मीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और MHO मीटर इनवर्स और MHO सेंटीमीटर इनवर्स। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद कंडक्टिविटी के को डिफाइन करना होगा। देखिए किस प्रकार से डिफाइन करना होगा, डिफाइन कंडक्टिविटी, डिफाइन कंडक्टिविटी के, डिफाइन कंडक्टिविटी के। देखिए कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन किया जाए, इसकी हमें बात करनी है। कंडक्टिविटी के इज इक्वल टू, मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू 1/ρ। बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। अभी तक हम ये जानते हैं रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी के इक्वल है, और देखिए इस रजिस्टिविटी रो को लेफ्ट हैंड साइड अगर शिफ्ट किया जाए तो 1/ρ मिलता है, यानी इसका रेसिप्रोकल हमें मिलता है, यानी हमें कंडक्टिविटी के मिलती है। तो देखिए आर को शिफ्ट किया जाएगा राइट हैंड साइड तो 1/r मिलता है, राइट हैंड साइड 1/r मिलता है, इंटू L/A, इंटू L/A। राइट हैंड साइड हमें ये मिलता है। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास एक और रिजल्ट है, k इज इक्वल टू 1/ρ, 1/ρ इज इक्वल टू 1/ρ इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। एक और पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 4 के बाद आगे चलते हैं। एक और पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जी हाँ, कंडक्टेंस G 1/r को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दुनिया में कंडक्टेंस बोला जाता है, जिसको G से इंडिकेट करते हैं, G इज कंडक्टेंस। तो देखिए इस 1/r को कैपिटल G से इंडिकेट किया जाएगा, ऐसे इंडिकेट किया जाएगा, G इंटू L/A। जरा ध्यान से देखिए, L1 हो, A1 हो, यानी LA के इक्वल हो और 1 के इक्वल हो। ऐसे केस में, ऐसे हालात में 1 पुट करने के बाद हमें देखिए K इज इक्वल टू G मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहीं से ही इसको डिफाइन किया जाएगा, यहीं से ही इसको डिफाइन किया जाएगा। इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस of a conductor whose length and cross-sectional area is unity। देखिए इस प्रकार से लेंथ 1
एरिया 1 हो, इसको पुट करने के बाद यहां हमें क्या मिलता है, K इज इक्वल टू जी इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, यानी K इज इक्वल टू जी। कंडक्टेंस ही क्या होगा ऐसे केस में, ऐसे हालात में देखिए कंडक्टेंस किसके इक्वल है, ये कंडक्टिविटी के इक्वल है, या हम बोल सकते हैं कंडक्टिविटी किसके इक्वल है, कंडक्टेंस के इक्वल है। यानी ऐसे कंडक्टर दिखने में ऐसे होंगे, ध्यान से देखिए, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एनसीईआरटी बुक में भी एक क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, इस प्रकार से आपको दिया होगा सिलेंड्रिकल कंडक्टर, इस प्रकार से आपको सिलेंड्रिकल कंडक्टर दिया होगा, ध्यान से देखिए, इस प्रकार से आपको दिया होगा सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ये होगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये देखिए 1 है, ये 1 है, और ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है, L इज इक्वल टू, ये L है, L इज इक्वल टू 1। जी हाँ, लेंथ 1 एरिया 1। ऐसा कंडक्टर ऐसा हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है कंडक्टर क्यूबिकल हो। इस प्रकार से ड्रॉ कीजिए, इस प्रकार से क्यूब को ड्रॉ कीजिए जल्दी से, क्यूबिकल भी हो सकता है। आई होप आपने ड्रॉ किया होगा। अगर आप इसको ड्रॉ कर चुके हैं इस प्रकार से, तो देखिए ऐसे केस में ध्यान से देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, इसको डिफाइन करना है। ये देखिए कैपिटल ए होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये 1 के इक्वल होगा। जी हां, इसकी अगर कैलकुलेशन करनी हो, अगर ये 1 के इक्वल ना हो, ऐसा भी हो सकता है न्यूमेरिकल्स में 1 के इक्वल ना हो, वैसे केस में क्या किया जाएगा, यहां तो देखिए पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर अप्लाई करने से आप आसानी के साथ इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहां हमने 1 कंसिडर किया, ऐसा हो सकता है 1 के इक्वल ना हो, तो ऐसे केस में, ऐसे हालात में कैपिटल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर से आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। इस केस में देखिए अगर ये क्यूबिकल है तो इसकी लेंथ ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए है। जी हां, सभी एक्सियल लेंथ क्यूब के केस में क्या होती हैं, इक्वल। तो ये भी देखिए क्या होगी, इस प्रकार से ये एक्सियल लेंथ भी 1 के इक्वल होगी। अगर इस केस में हमने कंडक्टिविटी को कंडक्टेंस के इक्वल कंसिडर किया तो कंडक्टर कैसा होगा, ऐसा होगा जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 1 है, और लेंथ कितनी है, लेंथ 1 है। तो देखिए लेंथ 1 ये होगी। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया। अगर यहां पर हमारे पास कोई ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 के इक्वल नहीं है, ऐसे केस में अगर देखिए ये एक्सियल लेंथ ए है, ये एक्सियल लेंथ ए है, जी हां, तो ऐसे केस में ये लेंथ भी क्या होगी, ए होगी। अगर 1 के इक्वल नहीं है, उस केस में कैलकुलेशन करनी है तो इस प्रकार से कैलकुलेशन की जाएगी। और देखिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर 1 के इक्वल नहीं है, ऐसे केस में ये आप देख रहे होंगे ये एक स्क्वायर बन रही है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो एरिया क्या होगा ऐसे केस में, ऐसे केस में एरिया ए रेज़ टू पावर 2 होगा। जी हाँ, यही होगा स्क्वायर का एरिया। लेकिन दोस्तों इस केस में लेंथ को 1 कंसिडर करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 कंसिडर करना है। क्यों करना है, देखिए इनको 1 1 पुट करने के बाद हमें कंडक्टिविटी किसके इक्वल मिलेगी, हमें कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के इक्वल मिलेगी। और इस प्रकार से इस बेहतरीन अंदाज में हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हुज लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया आर यूनिटी। जी हाँ, ये क्या होंगे, ये यूनिटी होंगे। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं तो इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ये भी आपने अंडरस्टैंड किया कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, क्या यूनिट होगी।
ओम इनवर्स MHO, जी हाँ, ओम इनवर्स और MHO और साइमन, एस से इंडिकेट किया जाएगा। ओम इनवर्स को एस से भी इंडिकेट किया जा सकता है। क्या आपने इसको किया अंडरस्टैंड? जी हाँ, मुझे लगता है आपने इसको किया अंडरस्टैंड। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें टर्म नंबर 6 हमें अंडरस्टैंड करना होगा जी स्टार को। जी स्टार इज सेल कांस्टेंट विच इज L/A, लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जी स्टार है। जी स्टार इज सेल कांस्टेंट, ये है सेल कांस्टेंट। देखिए लेंथ सेम होगी, एक पर्टिकुलर सेल के लिए लेंथ सेम होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा, L/A कांस्टेंट होगा। जी हाँ, फॉर ए पर्टिकुलर सेल, ऐसे एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस में यूज किया है। एक पर्टिकुलर सेल के लिए, फॉर ए पर्टिकुलर सेल लेंथ इज सेम, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सेम, L/A इज कांस्टेंट, L/A इज कांस्टेंट। देखिए एक इलेक्ट्रोलाइट के साथ कैलकुलेशन करनी होगी, सबसे पहले L/A कैलकुलेट करना होगा, फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रोलाइट उसी सेल में कंसिडर करते हुए कैलकुलेशन करनी होगी, कुछ भी कैलकुलेट करना होगा, कंडक्टेंस कैलकुलेट करना होगा या कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी होगी। तो देखिए जो L/A इलेक्ट्रोलाइट 1 कंसिडर करते हुए आपने कैलकुलेट किया, उसी L/A को हमें देखिए इलेक्ट्रोलाइट 2 यूज करते हुए उस सेम सेल में जो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस की कैलकुलेशन करनी होंगी उसके लिए यूज कर सकते हैं। जी हाँ, सेम वैल्यू को यूज किया जाएगा और फाइनल आंसर तक हम पहुंच पाएंगे। ये हमने नोट किया, एक पर्टिकुलर सेल के लिए L/A कांस्टेंट होगा। इसको हम न्यूमेरिकल्स में काफी बार यूज करने वाले हैं। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया। अगर आप इस पॉइंट को नोट कर चुके हैं, इसकी यूनिट क्या होगी ये तो आप जानते ही हैं। लेंथ की यूनिट मीटर हुई, एरिया मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहां से जी स्टार सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या मिलती है? मीटर -1। नोट किया आपने इसको? तो चलिए इसके बाद इंपोर्टेंट टर्म नंबर 7, इंपोर्टेंट टर्म नंबर 7, मोलर कंडक्टिविटी। वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। इसको लैम्डा से डिनोट किया जाएगा, लैम्डा m से इसको डिनोट किया जाएगा। नोट कर लीजिए, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m क्या है? ये कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वॉल्यूम V हो, वॉल्यूम क्या हो? V हो, इलेक्ट्रोलाइट का मोल 1 हो, ऐसे केस में जो कंडक्टेंस होगा उसे बोला जाएगा मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोला जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान से देखिए, जब लेंथ 1 थी, इसको देखिए मैथमेटिकली कैसे इंडिकेट किया जाएगा। जब लेंथ 1 थी, एरिया 1 था, ऐसे केस में वॉल्यूम कितनी थी? देखिए वॉल्यूम होगी लेंथ इंटू एरिया, वॉल्यूम भी 1 होगी। जब वॉल्यूम 1 थी, ऐसे केस में कंडक्टिविटी कंडक्टेंस की इक्वल थी। जी हाँ, L को 1 पुट किया, एरिया को 1 पुट किया, ऐसे केस में कंडक्टिविटी कंडक्टेंस की इक्वल थी। अब सोचिए जरा, वॉल्यूम V हो जाए, जब वॉल्यूम 1 थी तब ऐसा था। देखिए वॉल्यूम 1 थी, उस केस में कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस K के इक्वल है या G के इक्वल है। अगर वॉल्यूम V हो जाए, ऐसे केस में कंडक्टेंस क्या होगा? ध्यान से देखिए, K इंटू V। इसी का नाम है मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m विच इज इक्वल टू K इंटू V। अब देखिए मोलैरिटी की टर्म्स में इस V को हमें एक्सप्रेस करना होगा। कैसे एक्सप्रेस करना होगा मोलैरिटी की टर्म्स में? ध्यान से देखिए, मोलर कंडक्टिविटी को मोलैरिटी यूज करते हुए कैसे इंडिकेट किया जाए, हमें यह जानना होगा। हमारे पास अभी तक मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू V, ये रिजल्ट है। और मोलैरिटी के बारे में हम इतना जानते हैं, क्या जानते हैं? मोलैरिटी कंसेंट्रेशन टर्म है जिसका मीनिंग है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट in 1 liter of solution, 1 liter of solution, in 1 liter of solution। ये मोलैरिटी का मीनिंग है। मोलैरिटी कैपिटल M को ऐसे इंडिकेट किया जाएगा। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया।
तो देखिए मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये मैथमेटिकल फॉर्म हुई मोलैरिटी की। आई होप आपने भी इसको इंडिकेट किया होगा। ये मोलैरिटी की मैथमेटिकल फॉर्म हुई। तो नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर से कैपिटल एम है, मोलैरिटी को कैपिटल एम से इंडिकेट किया, यानी 1 लीटर में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कैपिटल एम मोल्स हैं किसके, सोल्यूट के या इलेक्ट्रोलाइट के। एक ही बात है, इलेक्ट्रोलाइट ही इस केस में क्या होगा, सोल्यूट होगा। तो देखिए ध्यान से, 1 लीटर में कैपिटल एम मोल्स हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, यानी कैपिटल एम मोल्स इन 1000 ml। सिंपल है। 1 मोल के कोरस्पोंडिंग कितनी वॉल्यूम होगी, 1 मोल के कोरस्पोंडिंग वॉल्यूम होगी, देखिए 1000 बाय m, ये वॉल्यूम होगी, किस में होगी, ml में होगी। चलिए 1 मोल के कोरस्पोंडिंग इतनी वॉल्यूम होगी, तो इस वॉल्यूम को पुट किया जाए, यहां पुट किया जाए, इस वॉल्यूम को देखिए यहां पुट किया जाए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस वॉल्यूम को यहां पुट किया जाएगा। क्यों पुट किया जाएगा, 1 मोल की कोरस्पोंडिंग वॉल्यूम है, इसको क्यों पुट किया जाएगा, इसको इसलिए पुट किया जाएगा, कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल, ध्यान से देखिए 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस की बात करनी है, तो वॉल्यूम भी हमें या 1 मोल की पुट करनी होगी। तो इस प्रकार से 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वॉल्यूम ये होगी, आपके सामने है, जी हां, ये वॉल्यूम होगी फॉर 1 मोल। 1 मोल के लिए देखिए इतनी वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को पुट किया जाए तो हमें मोलर कंडक्टिविटी क्या मिलती है, ये मिलती है K इंटू 1000 बाय m। आई होप इसको आपने नोट कर लिया होगा। काफी सारे स्टूडेंट से मिस्टेक होती है। देखिए मिस्टेक क्या होगी, यूनिट्स में होगी मिस्टेक। आपको ये याद रखना है, जब भी आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करने वाले हैं, जब भी आप इस मैथमेटिकल रिजल्ट को अप्लाई करने वाले हैं, तो इसके लिए कंडक्टिविटी की कौन सी यूनिट होनी चाहिए, किस यूनिट में कंडक्टिविटी को एक्सप्रेस करना होगा, इसको एक्सप्रेस करना होगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। ये देखिए इसकी यूनिट होनी चाहिए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और ये वॉल्यूम है, इसको हमने मिलीलीटर में एक्सप्रेस किया, यानी सेंटीमीटर क्यूब में हमने इसको एक्सप्रेस किया। देखिए सेंटीमीटर क्यूब में हमने इस वॉल्यूम को एक्सप्रेस किया, तो यहां से हमें मोलर कंडक्टिविटी की क्या यूनिट मिलती है, ये हमें मिलती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए साइमन सेंटीमीटर -1 है, और यहां देखिए सेंटीमीटर 3 है, तो यहां से क्या मिलता है, साइमन सेंटीमीटर 2 मिलता है। क्लियर है बात, साइमन सेंटीमीटर 2, और इसके बाद देखिए पर मोल के लिए मोल -1, इस यूनिट में हमें मोलर कंडक्टिविटी मिल पाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, कंडक्टिविटी की क्या यूनिट होनी चाहिए, ये यूनिट होनी चाहिए, और मोलर कंडक्टिविटी हमें किस यूनिट में मिल पाएगी, अगर हम इस मैथमेटिकल रिजल्ट को यूज करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी हमें मिल पाएगी साइमन सेंटीमीटर 2 मोल -1। और ध्यान से देख लीजिए मोलर कंडक्टिविटी क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस है, एक सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी है। ऐसे देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को डिफाइन करना होगा। जी हां, ये देखिए इंपॉर्टेंट टर्म नंबर 8 है। आखिरकार ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या है, इसको इंडिकेट किया जाएगा। देखिए इस प्रकार से लैम्डा EQ से, EQ का मीनिंग क्या है, इक्विवेलेंट, और इसको ऐसे भी इंडिकेट किया जाएगा EQ। देखिए लैम्डा M ऐसे भी इंडिकेट किया जा सकता है, इस प्रकार से भी इंडिकेट किया जा सकता है। जी हां, ऐसे ही
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा को यूज करते हुए इस प्रकार से इंडिकेट किया जाएगा। जिस प्रकार से मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन किया उसी प्रकार से उसी अंदाज में हमें डिफाइन करना होगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को। ध्यान से देखिए, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ध्यान से देखिए, मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी, क्या फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, कौन से फॉर्मूला को यूज करना होगा, इसकी हमें बात करनी है। जैसा कि आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, क्या अंडरस्टैंड कर चुके हैं, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू वी। वैसे ही ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा ई क्यू इस प्रकार से भी इंडिकेट की जा सकती है। ये क्या होगी, देखिए, अगर यूनिट वॉल्यूम है, इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के है। अगर वॉल्यूम V हो तो क्या होगी, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, ये होगी, देखिए, इनटू V। वॉल्यूम V हो जाए तो V टाइम्स। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। अब देखिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट की आपको कंडीशन अप्लाई करनी है। इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाए तो इस केस में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी। इसके लिए दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपको यह अंडरस्टैंड करना होगा नॉर्मेलिटी का मीनिंग क्या है। आपको यह अंडरस्टैंड करना होगा नॉर्मेलिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है। हम यहां नॉर्मेलिटी को यूज करने वाले हैं और हम एक बेहतरीन अंदाज में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को डिफाइन करने वाले हैं। देखिए, नॉर्मेलिटी का मीनिंग है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट in 1 liter of solution। और मैथमेटिकल फॉर्म इसकी ये है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर इसको कैपिटल N से इंडिकेट किया जाए, तो देखिए 1 लीटर में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से डिवाइड किया। अगर नॉर्मेलिटी कैपिटल N है, इसका क्या मीनिंग है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन 1 लीटर। जी हां, अगर नॉर्मेलिटी कैपिटल N है, इसका मीनिंग है ये होंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स 1 लीटर में, यानी 1000 ml में। ध्यान से देखिए, n ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे 1 लीटर में, n ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर, और 1000 ml इसका ये मीनिंग है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने वॉल्यूम में होगा, ये होगा 1000 बाय कैपिटल N ml, इतनी वॉल्यूम में होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। और देखिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का हो, इसके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम को पुट किया जाएगा तो हमें क्या मिल पाएगी, हमें मिल पाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जी हां, इसी का ही मैथमेटिकल रिजल्ट हमें यहां पर एस्टेब्लिश करना है, इंडिकेट करना है। तो मेरा काम क्या है, इस V को रिप्लेस किया जाए इससे, देखिए 1000 बाय N से, ताकि हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम को पुट कर पाएं और यहां से आसानी के साथ लैम्डा इक्विवेलेंट हमें मिल पाए, इस प्रकार से मिल पाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 1000 इंटू के डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो ध्यान से देखिए, वॉल्यूम हमने कौन सी यूनिट में पुट की, सेंटीमीटर क्यूब में। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होगी कि सर यहां तो आपने ml में इंडिकेट किया, आप बोल रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब में हमने वॉल्यूम पुट की। अरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए,
1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के इक्वल है। यहां देखिए वॉल्यूम अगर आपने ml में पुट की तो साथ में आप ये भी मेंशन कर लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के इक्वल है। आपने वॉल्यूम ml में पुट की या फिर आप बोल सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब में पुट की, तो यहां पर आप इस वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब भी कंसिडर कर सकते हैं। यहां भी देखिए सिमिलरली हमने यहां वॉल्यूम पुट की किस यूनिट में, हमने ml में वॉल्यूम पुट की 1000/n, यानी इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब। जी हां, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब, नोट कर लीजिए, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब। और ये देखिए कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होनी चाहिए, अगर ये सेंटीमीटर क्यूब तो इसकी यूनिट होनी चाहिए साइमन सेंटीमीटर -1। जी हां, तो देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की क्या यूनिट होनी चाहिए, साइमन सेंटीमीटर -1 यहां से, सेंटीमीटर 3 यहां से, तो यहां से देखिए हमें इसकी यूनिट मिल पाएगी इस प्रकार से साइमन सेंटीमीटर 2 और पर इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट -1। जी हां, पर इक्विवेलेंट है, ध्यान से देखिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट के कोरस्पॉन्डिंग बात की गई है, तो पर ग्राम इक्विवेलेंट, पर ग्राम इक्विवेलेंट ये मेंशन करना जरूरी है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी उस कंडक्टिविटी को बोला जाएगा जो कंडक्टिविटी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के कोरस्पॉन्डिंग है। देखिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कोरस्पॉन्डिंग है, तो यहां मैंने मेंशन भी कर दिया है पर ग्राम इक्विवेलेंट। और यहां देखिए ये जो मोलर कंडक्टिविटी है ये पर मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कोरस्पॉन्डिंग है, ये हमने मेंशन भी कर दिया है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कोरस्पॉन्डिंग है। तो ये देखिए ये पर मोल की कोरस्पॉन्डिंग है और ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, पर ग्राम इक्विवेलेंट की कोरस्पॉन्डिंग है, तो ये हमने मेंशन भी कर दिया है। आई होप ये आप जानते होंगे। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का क्या रिलेशन होता है, जानते हैं आप, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स में आपको बताया, सॉल्यूशन चैप्टर में आपको बताया नॉर्मेलिटी कैपिटल N इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू N फैक्टर। N फैक्टर के अलग अलग मीनिंग होते हैं, सभी मीनिंग N फैक्टर के आपको बताए जा चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर में। डिटेल बाद में जब जेईई एडवांस्ड का एडवांस लेक्चर लिया जाएगा वहां आपको इक्विवेलेंट मास और N फैक्टर की काफी सारी और जानकारी भी दी जाएगी। तब तक के लिए आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं, मोलैरिटी इनटू N फैक्टर। तो देखिए यहां पर मोलैरिटी इनटू N फैक्टर पुट करने से हमें क्या मिलता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा ई क्यूब इज इक्वल टू 1000 इंटू के डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, ये है, और इसे हमने पुट किया मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। तो देखिए यहां से क्या मिलता है, यहां से हमें मोलर कंडक्टिविटी मिलती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम डिवाइडेड बाय N फैक्टर। नॉर्मेलिटी को हमने एस्टेब्लिश किया मोलैरिटी इंटू N फैक्टर, और देखिए देखते ही देखते हमें यहां किसका एक्सप्रेशन मिलता है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम का, और डिवाइडेड बाय क्या है, N फैक्टर। इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कोई भी कंफ्यूजन हुई है तो देखिए आप इसको तब्दील कर लेंगे मोलर कंडक्टिविटी में। मुझे लगता है नंबर ऑफ मोल्स के साथ खेलना आपको ज्यादा आसान लगता है बजाय कि ग्राम इक्विवेलेंट्स की। तो आप क्या करेंगे, आपके पास जहां भी क्वेश्चन हो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से रिलेटेड तो आप आसानी के साथ इस प्रकार से N फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हुए इसको तब्दील कर पाएंगे किसमें, मोलर कंडक्टिविटी में, और इससे आप ज्यादा फेमिलियर हो चुके हैं और ज्यादा फेमिलियर आप इससे क्वेश्चंस के दौरान हो जाएंगे, यानी ये काम बेहद आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए N फैक्टर इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, N फैक्टर सोल्ट के केस में क्या होगा, N फैक्टर ऑफ सोल्ट क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, केवल मैग्नीट्यूड की बात करनी।
total positive charge on cation or total negative charge on anion, ये होगा एन फैक्टर। आई होप आपने इसको कर लिया है अंडरस्टैंड। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो इसके बाद देखिए वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का कैसा प्रभाव होगा? कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगा कंडक्टिविटी के साथ? जरा सोचिए, L1 एरिया 1 है तो ऐसे केस में कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के इक्वल है। अब डाइल्यूट कर दिया, इससे क्या होगा? अगर डाइल्यूट कर दिया तो इससे क्या होगा? बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस प्रकार से कंडक्टर आपके पास है, सिलेंड्रिकल होगा या क्यूबिकल होगा, कैसा भी कंडक्टर होगा, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। ये देखिए एरिया 1 है, लेंथ 1 है, एरिया 1 लेंथ 1 है, इस प्रकार से कंडक्टर आपके सामने। ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, डाइल्यूट कर दिया जाए क्या होगा? पानी मिक्स कर दिया जाए, पानी मिक्स कर दिया जाए क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट इससे बाहर निकल जाएगा। जी हाँ, इलेक्ट्रोलाइट इससे बाहर निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाएंगी। डाइल्यूट करेंगे तो देखिए यूनिट लेंथ यूनिट एरिया के सिलेंड्रिकल कंडक्टर से क्या होगा? ध्यान से देखिए, ध्यान से सोचिए, इस केस में इलेक्ट्रोलाइट इससे बाहर चला जाएगा। अगर ज्यादा वाटर ऐड करते हैं ओवरफ्लो होगा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इससे बाहर जाएगा, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? कम होंगे। यानी इसके अंदर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? इलेक्ट्रोलाइट के कम होंगे। जी हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज होंगे इसके अंदर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज होंगे। अगर इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज होंगे तो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी तो इसे ही बोला गया है लेंथ 1 एरिया 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो कंडक्टेंस है इसे ही कंडक्टिविटी बोला गया है। तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज होंगे लेंथ 1 एरिया 1 के इस कंडक्टर में। तो देखिए कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। व्हाट अबाउट मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन पर कैसा प्रभाव होगा? आइए इसके बारे में विचार किया जाए। देखिए कंडक्टिविटी के बारे में आपने अंडरस्टैंड किया होगा। यहां पर हमने कमेंट किया कंडक्टिविटी के पर। आगे चलते हैं, आगे कमेंट किया जाएगा मोलर कंडक्टिविटी पर। मोलर कंडक्टिविटी का क्या होगा? इन केस ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन डाइल्यूशन concentration of ions will decrease, hence conductivity K will decrease। देखिए यूनिट लेंथ यूनिट एरिया की अगर क्यूब ली जाए उसमें भी क्या होगा? उसमें भी देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज होंगे, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, कनेक्टिविटी डिक्रीज होगी। मोलर कनेक्टिविटी के बारे में कैसे विचार है? मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी। इसके बाद आपको यह नोट करना है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। जी हां, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? ध्यान से देखिए, अगर बात की जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है। ये देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा अफेक्टेड नहीं होगा, ये अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल है। इट इज नॉट अफेक्टेड, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय डाइल्यूशन, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय डाइल्यूशन। डाइल्यूशन से अल्फा अफेक्टेड नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन इंटरआयनिक इंटरैक्शन डिक्रीजेस।
इंटर आयनिक इंटरेक्शन डिक्रीज होंगी। क्यों डिक्रीज होंगी? कैटायन एनायन के बीच अगर सोल्वेंट आ जाएगा, खूब सारा सोल्वेंट आ जाएगा, तो कैटायन एनायन को स्ट्रोंगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अगर इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया जाए, काफी सारा पानी ऐड कर दिया जाए, इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया जाए, तो ये इंटरेक्शन नेग्लिजिबल हो जाएंगी, इनको हम इग्नोर कर पाएंगे। तो ऐसा हमने देखा, काफी ज्यादा डाइल्यूशन से कैटायन एनायन के बीच इंटरेक्शन कम होंगी। तो देखिए कैटायन एनायन की मोबिलिटी ज्यादा होगी, आराम से मूव कर पाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे तो आराम से मूव कर पाएंगे, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया। कौन सी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। कब? जब इंटर आयनिक इंटरेक्शन डिक्रीज होगी। तो इस केस में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये होगा मोलर कंडक्टिविटी increases slowly। मोलर कनेक्टिविटी स्लोली इंक्रीज होगी। किस प्रकार से, किस अंदाज में इंक्रीज होगी, इसको हम जानेंगे, कुछ वक्त के बाद जानेंगे। अभी आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा। तो चलिए इसके बाद बारी है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा? ध्यान से देखिए। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट both degree of dissociation alpha ध्यान से देखिए, मैथमेटिकली इसको प्रूव भी किया जाएगा। both degree of dissociation alpha and inter-ionic interaction चेंजेस, दोनों चेंज होंगे। दोनों कैसे चेंज होंगे? बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पर कमेंट किया जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इस प्रकार से कोई वीक एसिड हो, आयनिक इक्विलिब्रियम में इसको और ज्यादा डिटेल में हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं, लेकिन फिर भी कमेंट किया जाए वीक इलेक्ट्रोलाइट पर तो किस प्रकार से अल्फा अफेक्टेड होगा, इसकी हम बात करेंगे वीक एसिड के एग्जांपल से। H+A- कंसंट्रेशन C है, इस प्रकार से आयोनाइज होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हो, ऐसे केस में C- अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा, इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट K है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसिड का K है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऐसे इंडिकेट किया जा सकता है C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C- C अल्फा, C, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखिए C एंड अल्फा की टर्म्स में हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - अल्फा, आपको ये मिल पाएगा। ये आपको याद रखना है। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो, C कंसंट्रेशन हो, तो किस प्रकार से, किस अंदाज में हम किसी एसिड के आयोनाइजेशन को इंडिकेट करेंगे। अगर इसकी कंसंट्रेशन C है तो देखिए कितने कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही होगी, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, कितना एसिड डिसोसिएट कर रहा होगा, C अल्फा कंसंट्रेशन के साथ एसिड डिसोसिएट कर रहा होगा। इसके 1 मोल से 1 मोल फॉर्म होगा, तो C अल्फा कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो H+A- की कितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, C अल्फा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। इस पॉइंट को आपने नोट किया होगा काफी बार आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में। दोस्तों ये अप्रोक्सीमेशन हमें यूज करना होगा। क्या? देखिए 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा को इग्नोर करना होगा। क्यों इग्नोर करना होगा? काफी बार आप देखेंगे अल्फा लेस और इक्वल टू 0.05 है। ऐसा करने से न्यूमेरिकल्स आसानी के साथ सोल्व हो जाएंगे। ऐसा हमें करना होगा। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो उसके बाद जो अल्फा की वैल्यू मिलती है और ये अप्रोक्सीमेशन करने से जो अल्फा की वैल्यू मिलती है, ये अल्फा की वैल्यू नियरली सेम होंगी। तो हमें क्वेश्चन जल्दी सोल्व करना है, ये हमारा टास्क है। या काफी टाइम लगाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने से हम अल्फा को डिटरमाइन करें, ये ज्यादा अच्छा होगा। मुझे लगता है क्वेश्चन हमें जल्दी सोल्व करना है, तो ये अप्रोक्सीमेशन यहां लिया जाएगा। अल्फा 0.05 से कम है, ऐसा मैंने काफी सारे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हुए चेक किया है। अल्फा 0.05 से कम हो
तो 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा को आप बिंदास इग्नोर कर सकते हैं। इस अप्रोक्सीमेशन से अल्फा एक्यूरेट आपको मिल पाएगा और अल्फा की क्या वैल्यू आपको मिल पाएगी, यहां से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां से हमें अल्फा की वैल्यू ये मिल पाएगी k/c का अंडर रूट, k/c का अंडर रूट, अल्फा की ये वैल्यू मिल पाएगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से यूज किया। अब डाइल्यूशन का क्या रोल है, जरा सोचिए डाइल्यूशन का क्या रोल है। देखिए कंसंट्रेशन C मोलैरिटी है, दिस इज मोलैरिटी, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट divided by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ध्यान से देखिए होगा क्या, जब डाइल्यूट किया जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगी, पानी जब मिक्स किया जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी दोस्तों कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो अल्फा इंक्रीज होगा। जी हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इंक्रीज होगा। अगर अल्फा इंक्रीज होगा तो ज्यादा एक्सटेंट में वीक इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज हो पाएगा। एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा होगा। अगर अल्फा इंक्रीज होगा तो ज्यादा एक्सटेंट में इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज हो पाएगा। ज्यादा सोलवेंट मिक्स करने से वीक इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा एक्सटेंट में अगर आयोनाइज हो पाएगा तो इस केस में हम बोल सकते हैं, मोलर कनेक्टिविटी इस वजह से इंक्रीज होगी। जी हां, मोलर कनेक्टिविटी इस वजह से इंक्रीज होगी और मोलर कनेक्टिविटी इस वजह से भी इंक्रीज होगी। ज्यादा वाटर ऐड करने से इंटर आयनिक इंटरैक्शन डिक्रीज होंगी। प्लस माइनस चार्ज के बीच इंटरेक्शन अगर डिक्रीज होंगी तो प्लस माइनस चार्ज की मोबिलिटी ज्यादा होगी। बिंदास प्लस माइनस चार्ज सॉल्यूशन के अंदर मूव कर रहा होगा, यानी मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। पानी ज्यादा मिक्स करने से इंटरआयनिक इंटरेक्शन डिक्रीज होगी तो प्लस माइनस चार्ज की मोबिलिटी ज्यादा होगी। मोबिलिटी ज्यादा होगी तो दोस्तों मोलर कंडक्टिविटी उस पूरे सॉल्यूशन की कनेक्टिविटी, मोलर कनेक्टिविटी उस पूरे सॉल्यूशन की कनेक्टिविटी है। इन दो रीजंस की वजह से अगर मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज कर रही होगी तो ज्यादा एक्सटेंट में मोलर कनेक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में दोस्तों इंक्रीज कर पाएगी। इसके बाद देखिए, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट degree of dissociation alpha is affected by dilution. Point number 1, alpha increases with dilution. alpha increase होगा। और देखिए आयनिक इंटरेक्शन, इंटरआयनिक इंटरेक्शन डिक्रीज होंगी, मोबिलिटी इंक्रीज होगी। जी हां, मोबिलिटी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होगी। अगर मोबिलिटी इंक्रीज होगी, इंटर आयनिक इंटरेक्शन डिक्रीज होंगी, अल्फा इंक्रीज होगा तो मोलर कनेक्टिविटी हाईली अफेक्टेड होगी। जी हां, ज्यादा एक्सटेंट में इंक्रीज होगी। हेंस मोलर कनेक्टिविटी is highly affected. मोलर कनेक्टिविटी हाईली अफेक्टेड होगी। देखिए ग्राफिकली भी इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ग्राफिकली कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है, इस प्रकार से ग्राफ ड्रॉ किया जाए। मोलर कनेक्टिविटी वर्सेस रूट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए, मोलर कनेक्टिविटी अलोंग वाई एक्सिस, मोलर कनेक्टिविटी वर्सेस रूट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर यह ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ग्राफ देखिए इस प्रकार से मिलता है।
वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ऐसा मिलेगा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखिए ग्राफ ऐसा मिलता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ ऐसा मिलता है। एक्स्ट्रापोलेट करने पर ये देखिए इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखिए मोलर कनेक्टिविटी, इंटर आयनिक इंटरेक्शन डिक्रीज होने की वजह से डाइल्यूशन के साथ इंटर आयनिक इंटरेक्शन डिक्रीज होंगी। तो देखिए धीरे धीरे इंक्रीज कर रही होगी मोलर कनेक्टिविटी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा। यहां देखिए अगर कंसंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो हो, यहां देखिए कंसंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो हो, ऐसे केस में मोलर कनेक्टिविटी टेंडिंग टू देखिए लैम्डा नॉट एम और लैम्डा इंफिनिटी एम होगी, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी अगर इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो। इफ सॉल्यूशन इज infinitely diluted, then molar conductivity is indicated by lambda naught m और lambda इंफिनिटी एम। इस प्रकार से मोलर कंडक्टिविटी को इंडिकेट किया जाएगा। दिस टाइप ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज नेम्ड एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या होगी? ये होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होगी, सी टेंडिंग टू जीरो है तो डाइल्यूशन कैसे है। चलिए एक एक पॉइंट की डिटेल में बात की जाएगी। इधर से इधर मूव करेंगे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, राइट टू लेफ्ट मूव करने पर देखिए कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। क्लियर है बात? अब देखिए कंसंट्रेशन मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से। डाइल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम इंक्रीज कर रही होगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही होगी। जी हां, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा अगर इलेक्ट्रोलाइट समंदर में होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा अगर V टेंडिंग टू इंफिनिटी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। ऐसे केस में कंसंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो होगी। जी हां, कंसंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो होगी, यानी हमने काफी सारा पानी इसके अंदर मिक्स कर दिया है, तभी तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा। और देखिए ऐसे केस में मोलर कंडक्टिविटी बन जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ऐसे भी बोला जा सकता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इसे हम क्या बोल सकते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा? इधर से इधर मूव करते हैं यानी डाइल्यूशन करते हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, डाइल्यूशन करते हैं कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की केस में इंटर आयनिक इंटरेक्शन भी डिक्रीज होगी, यानी मोबिलिटी इंक्रीज होगी और अल्फा इंक्रीज होगा। ऐसे केस में देखिए ज्यादा अफेक्टेड होगी कौन? मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में पहले ही अल्फा 1 के इक्वल था, अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल था। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं, तो वैसे केस में इंटर आयनिक इंटरेक्शन ही डिक्रीज होती है, मोबिलिटी ही इंक्रीज होती है। वैसे केस में देखिए इस प्रकार से ग्राफ मिलता है, मोलर कनेक्टिविटी में ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ज्यादा वेरिएशन होगा। ग्राफ आपको देखिए इस प्रकार से मिलता है, इंटर आयनिक इंटरेक्शन डिक्रीज होगी, मोबिलिटी इंक्रीज होगी, अल्फा इंक्रीज होगा, तो वेरिएशन ऐसा मिलता है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ ऐसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो ऐसे केस में इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करने से, पीछे देखिए इस प्रकार से इसको एक्स्ट्रापोलेट करने से क्या मिलता है? आपको यहां पर लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी लैम्डा नॉट एम और लैम्डा इंफिनिटी एम मिलती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये ग्राफ देखिए एक्स्ट्रापोलेट करने पर टेंडिंग टू इंफिनिटी है। तो क्या आप इस केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी कैलकुलेट कर पाओगे?
जी नहीं, इस प्रकार से ग्राफिकली we cannot calculate limiting molar conductivity or lambda naught m or lambda infinity m for weak electrolyte, but it can be calculated for strong electrolyte by extrapolation method. देखिए इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी एक्स्ट्रापोलेशन से ग्राफ को पीछे खींचते हुए कैलकुलेट कर पाएंगे। जो वाई इंटरसेप्ट होगा, क्या होगा, जो वाई इंटरसेप्ट ये होगा लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी लैम्डा नोट एम और लैम्डा इंफिनिटी एम। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। तो देखिए इसके लिए हमारे पास डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन भी है। जी हाँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी बाय हक्कल इक्वेशन। देखिए डी बाय हक्कल इक्वेशन क्या है, ये देखिए अलोंग y एक्सिस हमारे पास मोलर कनेक्टिविटी, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। किस प्रकार से नेगेटिव स्लोप होगा, देखिए ये जो एंगल है इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो टेन थीटा नेगेटिव होगा, स्लोप क्या होगा इस केस में, नेगेटिव होगा, स्लोप नेगेटिव होगा। इस नेगेटिव स्लोप को देखिए -b से इंडिकेट किया जा सकता है, जो भी होगा -b होगा। एक्स एक्सिस के लोंग √c, आपने यहां देखिए अंडरस्टैंड किया किस प्रकार से अल्फा √c के साथ रिलेटेड है, तो हमने यहां √c के साथ इसके वेरिएशन को अंडरस्टैंड किया। तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, √c है, और y इंटरसेप्ट क्या है, ये देखिए y इंटरसेप्ट इस केस में लैम्डा नोट एम और लैम्डा इंफिनिटी एम है। दिस इज लैम्डा नोट एम, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, और मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, और लैम्डा इंफिनिटी एम है। यहां से देखिए, यहां से आपको डी बाय हक्कल इक्वेशन ये मिलती है। बी जहां कांस्टेंट होगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर पर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो स्लोप है इस ग्राफ का, ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, डी बाय हक्कल इक्वेशन। कैसी इक्वेशन, हम आसानी के साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी इंडिकेट कर पाएंगे, जी नहीं, एक्स्ट्रापोलेशन से हम इस प्रकार से y इंटरसेप्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए y इंटरसेप्ट कैलकुलेट किया, इस प्रकार से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए y इंटरसेप्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका होमवर्क है। अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कैलकुलेट करनी होगी तो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। दोस्तों ये आपका होमवर्क है। आज की इस बेहतरीन सेशन में इतना काफी है। लास्ट लेक्चर कल होगा, कल मुलाकात होगी। लास्ट लेक्चर कल होगा, कल पैक किया जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। तब तक के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को। लिंक आपके सामने है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और क्लास नोट्स के लिए जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ये काम सबसे जरूरी है। और नोट्स आपको मेंटेन करने हैं। नोट्स से ही बार बार रिवाइज करेंगे। जी हाँ, केवल क्लास अटेंड करने से रिटेंशन नहीं हो पाएगी, आपको नोट्स भी बनाने होंगे। जल्दी जल्दी बनाइए। आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, लेकिन जरूर बनाइए। इन्हीं से ही बार बार रिवीजन से आप कॉन्सेप्ट्स को, फॉर्मूलाज को ज्यादा टाइम तक याद कर पाएंगे। और देखिए एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, आइकॉनिक और प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या डिफरेंस है आइकॉनिक प्लस का, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। देखिए ये सभी बेनिफिट होंगे आइकॉनिक प्लस के, और डिफरेंस भी आपके सामने है। देखिए प्लस के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। आइकॉनिक में ये तो आपको मिलेगा, साथ में पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये भी आपको मिलेगा। उम्मीद है आप एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए इसके बारे में भी सोच रहे होंगे। देखिए इंस्टेंट
डाउट का अगर आप रिप्लाई चाहते हैं, ये फीचर मुझे अनअकैडमी ऐप पर एक बेहतरीन फीचर लगता है। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इंस्टेंट डाउट का रिप्लाई पा सकते हैं। इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। इसके बाद देखिए, यूसेट के बारे में आपने सुना होगा। अनअकैडमी स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट एवरी संडे कंडक्ट होता है यूसेट। इसमें अपीयर होने से आप ऑल इंडिया रैंकिंग अपनी चेक कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद देखिए, अपकमिंग बैचेस एंड अपकमिंग टेस्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सामने है। इसको आप नोट कर लें। और देखिए, अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि सभी स्पेशल फ्री क्लासेस की आपको कंप्लीट जानकारी टाइम टाइम पर मिलती रहेगी। इसके लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक कीजिए और देखिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो कीजिए, ताकि मेरी सभी क्लासेस की, सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस की आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। और मैंने आपको जैसे कि पहले भी प्रॉमिस किया, YouTube पर कंप्लीट कंटेंट आपको डिलीवर होगा। अभी देखिए, जो भी टेक्निकल एरर था ये रिजोल्व हो चुका है और कल से लंबी लंबी क्लासेस आपको दी जाएंगी और एक्सेलरेट किया जाएगा आपके सिलेबस को। जो भी देखिए पीछे आपकी एक दो क्लास मिस हुई, उसके लिए कंपनसेट भी किया जाएगा, यानी डबल क्लास आपको अटेंड करनी होगी, उसके लिए आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो पैनिक नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, हमारे साथ लगे रहना है। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर।